नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके प्यारे YouTube चैनल के अंदर। और जिसके अंदर आज जो आप बहुत ज्यादा जो आपके कमेंट्स थे, सारी चीजें थी और आपका बहुत ही जो आप प्रतीक्षा कर रहे थे वो चीज आपके सामने है। और इसके अंदर जो भी मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चंस हैं जो अपने को लिखने पड़ रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो भी चीजें हैं आप सब समझते हो। लेकिन जो क्वेश्चंस हैं, एक तो अपने को वो चीज ध्यान रखनी है कि जो आपको सबसे पहले बताया जाता है और क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कुछ चीजें मैंने ऐसी डाल रखी है जो अपने को ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लो कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अभी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन है और हो सकता है वहां पे थोड़ा सा बदल जाए, तो क्या करना है। तो देखो, सबसे पहले अपन एग्रोनॉमी के अंदर अपने जो क्रॉप्स का पार्ट है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें से, वो सबसे पहले ले रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है धान की फसल के लिए शाकनाशी है। अब अपने को एक काम तो सबसे पहला ये करना है कि जितने भी ऑप्शंस हैं वो किसी न किसी भी क्रॉप से रिलेटेड हो सकते हैं। हो सकता है धान का ऑप्शन एक होगा या हो सकता है 3 भी हो सकते थे, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे अपने को याद करने पूरे पेपर्स के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं धान की फसल के लिए शाकनाशी। पहला ऑप्शन एलाक्लोर, दूसरा बेंथियाकार, डाइनोएसिटेट और बासालिन। यहाँ पर इसका आंसर आपको हो जाएगा बेंथियाकार। और उसके अलावा उसके अंदर अपन प्रोपेनिल भी काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने को चारों चीजें याद करनी है। पहला धान के लिए ऑप्शन हो गया, वो हुआ आपके बेंथियाकार, यानी कि यहाँ तो अपने को करना बेंथियाकार। फिर बात आती है एलाक्लोर। तो एलाक्लोर अपने को ध्यान रखना है, जिसका ट्रेड नेम लासो है, वो आ जाएगा आपकी सोयाबीन। ये चीज आप पढ़ा करो हमेशा क्वेश्चंस के अंदर। फिर इसके बाद में आता है डाइनोएसिटेट। तो यहाँ डाइनोएसिटेट की बात आती है, अपने पास में एक खरपतवार आता है, अपन कहते हैं बरसिम में कासनी। तो यहाँ पर डाइनोएसिटेट होगा, वो आपके किसके लिए हो जाएगा, कासनी के लिए। और बासालिन जो सबसे ज्यादा व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, वो आपकी दालें हो सकती है, वो आपके तेल वाली फसलें हो सकती है, वो आपके मसाले हो सकते हैं। उसके अंदर अपन क्या काम लेते हैं, बासालिन। दूसरा एक क्वेश्चन आता है बाजरे की फसल में प्रति हेक्टेयर बीज दर रखते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको वही चीज कहूंगा, अपने को सारी चीजें। सबसे पहला तो बाजरे के लिए अपने क्या होगा, 4 किलोग्राम। नॉर्मल जो ऑर्गेनिक सीड रेट है वो 4 किलोग्राम है, लेकिन आपके उसके अंदर दिया हुआ है। तो अगर आप पढ़ते हो तो कहीं पे भी आपको मिलता है, जैसे अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब उसमें 4 से 5 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज हो जाएगी। तो यहाँ 4 किलोग्राम। अब बात आती है 8 से 10 किलोग्राम। तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट 8 से 10 किलोग्राम। यहाँ पर अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो मसालों के अंदर सौंफ की बीज दर होती है वो 8 से 10 किलोग्राम। अगर दालों के अंदर मूंग की बात करते हैं तो आपकी बीज दर होगी वो हो जाएगी 8 से 10 किलोग्राम। इसके बाद में अगर रोज की पातों में सोनामुखी है, इसबगोल है, उनकी भी बीज दर होती है 8 से 10 किलोग्राम। और सब्जियों के अंदर अगर आप प्याज की बात करते हो, उसकी बीज दर भी है आपके 8 से 10 किलोग्राम। तो यहाँ अपने को ये ध्यान देना है कि यहाँ पर आपकी कितनी क्रॉप्स होगी जिनके अंदर 8 से 10 किलोग्राम है, और उनके नाम मैंने आपको बताए। इसके बाद में बात करते हैं 5 से 6। तो यहाँ पर 5 से 6 हो जाएगा आपके सरसों के लिए, और 9 से 12 ये हो जाएगा आपके किसके लिए, जवार के लिए। अगर 9 से 12 जवार के लिए नहीं आता है तो आपके आ जाएगा 12 से 15 किलोग्राम। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपकी मक्का की फसल का प्रमुख कीट है। तो मक्का की फसल का जो कीट होगा, इनमें से मक्का की फसल के लिए जो कीट है वो हो जाएगा आपकी तना छेदक। और यहाँ अगर बात करते हैं सफेद लट की, तो आपके बाजरे के लिए मूंगफली का जो प्रमुख कीट होगा वो होगा आपके सफेद लट। यहाँ दीमक दिया हुआ है, तो आपके गेहूं और जौ के अंदर वो आपकी दीमक है। और कातरा की बात करते हैं तो आपकी जो आपकी जितनी भी खरीफ दालें होती है, खरीफ दालों के अंदर अगर आपको कुछ आता है तो कातरा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर था वो तनाछेदक था, और बाकी अपन ने डिस्कस किया। इसके बाद में बात करते हैं बाजरा का प्रमुख रोग है। तो बाजरा के रोग की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, एक चीज दी हुई है, ग्रीन ईयर भी दिया हुआ है जिसको हरित वाली कहते हैं, अर्गट भी दिया हुआ है, इसके बाद में कंडवा दिया हुआ है और रोली। तो यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है, अर्गट और ग्रीन ईयर दोनों ही दिए हुए हैं, दोनों ही प्रमुख रोग हैं। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो आपको क्या करना है, ग्रीन ईयर करना है। और कंडवा रोग के लिए मैं आपको बताऊंगा किसके अंदर है, क्योंकि एक क्वेश्चन और आएगा आपका। इसके बाद में अगला 5वां जो क्वेश्चन है, धान के अंदर डेपोक विधि में नर्सरी कितने दिन में रोपाई की योग्य हो जाती है। सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है कि नॉर्मली नर्सरी कितने दिन में रोपाई की योग्य होती है, 25 से 30 दिन। लेकिन यहाँ पूछा किसका है, डेपोक विधि का पूछा है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपकी 11 से 14 दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा आता है। गेहूं की, अगला जो क्वेश्चन है, गेहूं की फसल में R/R रखी जाती है। यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा 22.5। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये चीज अगर पूछी जाती है आपको, तो ये आपके किसके लिए हो जाएगा, धान के लिए।
और ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन बनता है इसका कि अगर आपको खरीफ दालों के अंदर, राजस्थान के क्षेत्रों में खरीफ दालों के अंदर अगर पूछा आता है तो जो रिकमेंडेड संतुलित दूरी है वो जाएगा आपके 30, और यहाँ पर आपको पता है क्योंकि 30 सेंटीमीटर आपकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी है, इस केस में आपके यहाँ पर जो पौधे से पौधे की दूरी होगी वो जाएगी आपके 10। और इसके बाद में आप जानते हो 45 सेंटीमीटर आपके सौंफ में भी है, बाजरा में भी है, ज्वार में भी है। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, किस रोग के कारण प्रसिद्ध बंगाल दुर्भिक्ष, जिसको अपन बंगाल फेमाइन भी कहते हैं, तो यहाँ पर अंगमारी दिया हुआ है, ब्राउन लीफ स्पॉट दिया हुआ है, ब्लाइट दिया हुआ है और खेरा दिया हुआ है। चारों ही रोग किसके हैं? धान के हैं। तो सबसे पहले तो बात आ गई अपने सारे के सारे धान, और धान के कारण से ही हुआ था। तो यहाँ पर अपनी बात आती है अंगमारी है, ये जीवाणु के कारण से होता है। यहाँ पर इसका आंसर है ब्राउन लीफ स्पॉट यानी कि भूरी पत्ती धब्बा रोग, और जिसका काजल ऑर्गेनिज्म था वो था आपके हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। ध्यान रखने की बात है, इंपॉर्टेंट है। बंगाल फेमाइन दूसरा आपके जो आएगा वो आपके आलू के अंदर आ जाएगा, लेग ब्लाइट और पोटैटो। तो यहाँ पर जो पहला अपने पास में आया वो आ गया हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, और जिसके कारण से बंगाल फेमाइन आया। अब इसके अंदर जो अगर क्वेश्चन पूछा आता है तो आपको ध्यान रखना है, दो डेट्स हैं। अगर आपको सन पूछा आता है तो पहले आपको क्या ध्यान रखना है? पहले आलू का ध्यान रखना है, उसके बाद में जो आएगा वो आ जाएगा अपने किसका? बंगाल। तो आपके उसके अंदर हो जाएगा आपके 1845, यानी कि अगर इरिस फेमाइन का पूछा आता है तो इरिस फेमाइन के अंदर आपके 1845 जो कि आयरलैंड के अंदर आलू के अंदर हुआ था, और इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके 1943। इसके बाद में जो बात करते हैं वो है आपके 2,4-D के लिए अपने को पता है, क्योंकि इसका प्रयोग चौड़ी पत्ती वालों के लिए किया जाता है। तो सेंधी चौड़ी पत्ती का है, बथुआ चौड़ी पत्ती का है, हिरणखुरी, इट मींस इसका आंसर होगा वो आपके आ जाएगा अप्रोक्स सभी। अब बात करते हैं आर्मी वर्म की, यानी कि सैन्य कीट। तो सैन्य कीट अपने को पता है गेहूं के अंदर होता है, गेहूं का प्रमुख कीट तो नहीं, प्रमुख तो नहीं है, गेहूं का दीमक है, लेकिन गेहूं के अंदर इसका प्रकोप होता है। इसके बाद में ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे समझना है, कैसे आंसर आएगा और कैसे करना है। कंडवा किस फसल का प्रमुख रोग है? तो यहाँ बाजरे के अंदर भी कंडवा होता है, ज्वार में भी होता है, गेहूं में भी होता है और गन्ना में भी होता है। लेकिन अपने पास में अगर गेहूं की बात करते हैं तो अपन दो नाम पढ़ते हैं गेहूं और जौ के अंदर, एक आवृत होगा, एक अनावृत होगा। यहाँ पर जब अपन बात करते हैं अनावृत की तो गेहूं आता है, आवृत की बात करते हैं तो जौ आता है, फाल्स स्मट मिथ्याकंड की बात करते हैं तो गन्ना आता है, और साथ में खजूर भी आता है जिसमें मिथ्याकंड होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब पर्टिकुलर अपने को पूछा जाएगा तो ही बताना है। यहाँ पर तो अपने आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जवार, यानी कि कंडवा रोग अगर आपको पूछा आता है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आंसर क्या करना है? केवल कंडवा आता है तो। अगर आपके लूज स्मट अनावृत आता है, कवर्ड स्मट अगर आपके आवृत आता है, तो आपको क्या करना है कि आवृत अपने किसमें कर देंगे? जौ के अंदर कर देंगे, और अनावृत किसमें कर देंगे? गेहूं में कर देंगे, और फाल्स स्मट गन्ना के अंदर हो जाएगा। लेकिन केवल और केवल अगर कंडवा आता है तो आपके जवार। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो आता है गेहूं के दानों में प्रोटीन। तो गेहूं के दानों के अंदर प्रोटीन आएगा वो आ जाएगा आपके 11.8। अब ये जो ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं, इन ऑप्शंस का कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन है। तो आपको पता है कि अगर धान की बात करते हैं तो धान के अंदर कितना होता है? 6 से 7%, और 10.7 की बात करते हैं अपने जो बाकी की अनाज वाली बस्ती है उनके अंदर 10.7। ये आपको पहले भी आपने वीडियो के अंदर देखा होगा। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं तो बाजरा आ गया आपके। इसके बाद में बात करते हैं चॉइस, यानी कि ये आपका इसका जो संबंध है वो आपके किससे है? उड़द से। इससे कम अगर 23 ऑप्शन होता वो किससे था? मूंग से था। अपने को ये चीजें ध्यान रखनी है। तो आपके यहाँ पर आंसर क्या हुआ? गेहूं के अंदर 11.8, और कई बार ये लिखा हुआ आता है 8 से 12, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो अपने को ये करना। अब जो अगला क्वेश्चन है वो आता है आपके अस धान की बुआई की जाती है। यहाँ सिंपल ध्यान रखना है, तीनों डेट्स मैंने लिखी है, आपको याद कर लेना है, अस, अमन और बोरो। तो सबसे पहले जो आंसर आएगा वो तो आ जाएगा आपके अप्रैल मई। उसके बाद में अस के बाद में अमन, तो अमन की बात आती है तो यहाँ पर इसको याद कर लेना है, ये आपके अमन। और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके बोरो। कैसे याद करोगे वो चीज आपको ध्यान रखनी है, कुछ नहीं करना है। अप्रैल मई के बाद में जून जुलाई, और जून जुलाई के बाद में सीधा क्या करना है? नवंबर दिसंबर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा आपके असमन बोरो का। अगला क्वेश्चन है आपके जवार के बीजों में अधिक किसकी अधिकता के कारण पहलाग्रह होता है? ये केवल जवार के लिए लिखा हुआ है, लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि 2 अमीनो एसिड, देखो
एक तो दूरी इसका अपने पशुओं के अंदर जो हानिकारक प्रभाव होता है, इसके बाद में आता है आपके ट्रिप्टोफेन, और अब दो बच गए आपके लाइसिन और ल्यूसीन। अब अपन जानते हैं कि जितने भी आपके अनाज वाली फसलें होती है उनमें लाइसिन की मात्रा कम पाई जाती है, ये भी एक याद करने का तरीका है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आपके अनाज वाली फसलों में लाइसिन कम पाया जाता है तो ल्यूसीन अमोनियो अम्ल होता है वो ज्यादा होता है, तो इसके कारण से क्या होता है कि पेलाग्रा रोग हुआ। अब बात आती है अगले क्वेश्चन में, किस फसल की जल उपभोग दक्षता सर्वाधिक है? जल उपभोग की क्वेश्चन आ भी सकता है, और हमें ऐसा लगता है कि जैसे मान लो कि जो सूखे के अंदर उगता है या अपने जो जल उपभोग ज्यादा करता है, दोनों चीजें हो सकती है। तो दोनों चीजों के ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि जो शुष्क पदार्थ उत्पन्न करता है जितने जल उपभोग के बाद, वो अपने यहाँ पर इसका आंसर होगा गेहूं, लेकिन इससे भी ज्यादा, यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, इससे भी ज्यादा होता है वो आपके आता है रागी। रागी की जल उपभोग दक्षता होती है वो सर्वाधिक होती है। इसके बाद में आता है आपके दाल में जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं, कितना उसमें डाला जाता है। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो भी आपके जितने भी जो डस्ट वाले आते हैं, चाहे आप मिथाइल पैराथियन बोलते हो या उसके बाद में अपन कार्बोफ्यूरान की बात करते हैं, तो सभी जितने भी पाउडर फॉर्म में आते हैं उनकी जो मात्रा आएगी वो आपकी हो जाएगी 20 से 25 सभी के अंदर। इसके बाद में आता है धान की सीधी बुआई के लिए किस्म, तो धान की सीधी बुआई के लिए सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई ज्यादा वो नहीं है, दोनों ही में पूसा 21 भी है और बाला भी है। इसका अर्थ हो जाएगा कि इसका जो आंसर हुआ वो अपने कौन सा हो गया, 1 व 2 दोनों। इसके बाद में गेहूं की लवणी क्षेत्र तो किस्म है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर ये ऑप्शन भी होता है और ये ऑप्शन भी होता है, पहली चीज तो लवणी के लिए अपने को आंसर सीधा क्या करना है, KRL14 करना है। अब यहाँ पर राज 3765 भी लवणीयता को सहन करती है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। इसके बाद में आता है आपके अंगमारी रोग हेतु बचाव के लिए बीजों को किससे उपचारित करते हैं, तो जहां कहीं पे भी आपकी अंगमारी, अब फसल की बात आती है तो अपन बात करते हैं जहां कहीं पे भी जीवाणु अंगमारी होता है वहां पर सीधा अपन एंटीबायोटिक काम में लेते हैं, और उसका आंसर ये होता है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। कार्बेंडाजिम आपको पता है, जहां जलगलन की बात आती है वहां कार्बेंडाजिम दिया जाता है। थायरम व्यापक रूप होता है, सभी के अंदर करते हैं। धान का पुष्पन कहलाता है। अब बात फिर आई धान का, तो अपने को सबका ध्यान रखना है, अगर स्पाइक की बात करते हैं तो आपका गेहूं भी है, जो भी है। इसके बाद में पेनिकल धान का तो है ही है, साथ में आपके ज्वार का भी होगा और बाजरे का भी होगा। इसके बाद में एरो की बात करते हैं तो अपन गन्ना हो जाता है, और टेसल आपको पता है ये चीज आपके मक्का के अंदर होती है। फिर आता है आपके गेहूं के फल का प्रकार, तो फल का प्रकार कल अपन अगले पिछले जो वीडियो थे उनके अंदर अपने हॉर्टिकल्चर में देखा था, ड्रिप आपको पता है आम के अंदर होता है, बेर के अंदर होता है। यहाँ सरसों की बात करें तो सरसों के अंदर आपके सिलिकुआ होता है। अगर कोड की बात करते हैं तो यहाँ पर मूंगफली होता है, और जो आपका अनाज वाली फसलों का बचता है वो अपने आप के रहता है केरियोप्सिस। अब बात आती है धान का उत्पत्ति स्थान है, धान का उत्पत्ति स्थान आते ही अपने ये सोचते हैं सिंपल भारत और बर्मा, लेकिन यहाँ पर दो चीजें देखो, अफ्रीका को अपने को ज्वार बाजरा और तिल के अंदर रखना है, दक्षिण अमेरिका आपके मक्का का हो जाएगा, अगर वो नहीं आता है तो आपके किसका उसमें आ जाएगा आपके मेक्सिको, अगर आपके तंबाकू का आता है तो आपके क्या हो जाएगा अमेरिका। यहाँ दो चीजें आती है, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी, जहां पर आपके दो चीजें आएगी, यहाँ एक हो जाएगा वेस्ट पश्चिमी और ये होगा आपके ईस्ट यानी कि साउथ ईस्ट, और ये क्या हो गया आपके साउथ वेस्ट। यहाँ पर पूछा किसका है, धान का। अगर वीट का पूछता तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि जो साउथ वेस्ट है वीट डब्लू, तो यहाँ पर साउथ वेस्ट किसका होता है, गेहूं का होता है, और ये अपने आप किसका रह जाएगा आपके धान का, और अगर ये नहीं आता है तो आपके भारत और बर्मा। इसके बाद में ज्वार की शुष्क क्षेत्र है तो सर्वोत्तम किस्म, इसमें अपने को सबसे इंपॉर्टेंट तो ये ध्यान रखना है, जहां पर हाइब्रिड वेराइटीज की बात आती है वो ही अपने शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम है। अब दोनों दी हुई है, ये तो अपने कंपोजिट आ गई आपके, और यहाँ पर दोनों दी हुई है तो आपके CSH1 भी है, CSH6 भी है, लेकिन दोनों में देखोगे तो आपकी क्या आएगा CSH6। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है आपके ट्रिटिकम ड्यूरम, गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो अपने को ये ध्यान रखना है, अगर मोनोकोकम की बात आती तो अपने आंसर होता कौन सा 2n=14 यानी कि 14। अगर उसके बाद में अपने किसकी बात आती है, ड्यूरम की बात आ रही है, वो आ जाएगा आपकी कितना हो जाएगा 28। और अगर आपका एस्टिवम की बात आती ट्रिटिकम एस्टिवम तो वो होता है आपके 42।
फिर आता है लवणीय और शुष्क क्षेत्रों, तो सर्वोत्तम फसल दोनों क्षेत्रों के लिए, लवणीयता के लिए भी और शुष्क क्षेत्रों के लिए भी, तो सिंपल है, न गेहूं धान न बाजरा, यहाँ पर अपने आंसर हो जाएगा सिंपल जो। इसके बाद में डी टेसेलिंग, टेसल किससे संबंधित है, मक्का से, तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डी टेसलिंग यानी कि टेसल को हटाना किसमें करेंगे अपन, मक्का के अंदर करेंगे, तो आंसर आ गया आपके मक्का। एक चीज आपको और ध्यान देनी है, यहाँ पर डी टेसलिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो संकर बीज उत्पादन के लिए डी टेसलिंग की जाती है। फिर इसके बाद है गेहूं के बीजों का टेस्ट वेट, तो गेहूं के बीजों का टेस्ट वेट याद रखने के लिए दोनों चीजें याद करवा देता हूं। आपने ऊपर लिखा था यहाँ पर ये ट्रिटिकम एस्टिवम है, ट्रिटिकम एस्टिवम के अंदर क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है, डिप्लॉइड होती है 42, तो यहाँ पर इसका टेस्ट वेट कितना है 42, दोनों चीजें साथ याद रख लेना। इसके बाद में आता है 24, तो ये आपके किस में आ जाता है, यह आएगा आपके धान में, और क्रोमोसोम नंबर भी होते हैं धान के अंदर वो 24 होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर जब बात करते हैं गेहूं सा की, तो गेहूं सा के अंदर उनके बीजों का टेस्ट वेट होता है वो 2 ग्राम होता है। इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका मूल की फसलें, तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था बाजरा तिल जवार सभी दिया हुआ है, तो सभी का जो मूल है यानी कि उत्पत्ति स्थान है वो आपके अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है गेहूं के अंदर रोली रोग के लिए कवकनाशी है, बहुत अच्छे से समझ लेना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले सल्फर चूर्ण की, एक, दूसरा आपके मैनकोजेब और तीसरा केराथिन। अगर आपके सिंपली उपरोक्त सभी है तो आंसर तो उपरोक्त सभी करना है, लेकिन कई बार ये करता है कि क्यों ये पूछा जाता है रोली रोग के लिए प्रभावी है, अगर ये प्रभावी की बात आती तो आपको क्या करना है, प्रभावी कौन सा है, केराथिन, और मोस्टली जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है, मैनकोजेब और सल्फर चूर्ण भी इसमें। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है आपके गेहूं में टुंडू रोग का रोग कारक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने को ध्यान रखना है यहाँ दोनों चीजें, एक तो ध्यान रखना है सूत्रकृमि और दूसरा ध्यान रखना है अपने जीवाणु। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप बात करते हो, अगर आपको सिंपल ये पूछा जाता है ईयर कोकल, तो ईयर कोकल में केवल और केवल आपको क्या करना है, सूत्रकृमि। ईयर कोकल रोग होने के बाद में जीवाणु क्या करता है, उसके अंदर सड़न पैदा करता है, उस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, टुंडू अवस्था कहते हैं। तो टुंडू अवस्था के लिए आपके आंसर आएगा वह जाएगा जीवाणु और सूत्रकृमि दोनों। इसके बाद में जवार में ग्लूकोसाइड ड्यूरिन पाया जाता है, सिंपल क्वेश्चन है, कच्ची अवस्था के अंदर पाया जाता है और इसीलिए पशुओं को इसको नहीं खिलाया जाता, क्योंकि जो ड्यूरिन होता है उससे एसिड अम्ल बनता है। माल्ट के लिए, तो माल्ट के लिए यहाँ पर अगर पूछा जाता है तो धान का प्रयोग होता है, धान का आपके स्टार्च के लिए प्रयोग होता है, और माल्ट के लिए अपने क्या आता है, जौ। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो है आपके गेहूं में पहली सिंचाई करते हैं, तो सिंपल अपने को ध्यान है पहली सिंचाई अपन जब भी पढ़ते हैं वो अवस्था होती है CRI। अगर CRI के अंदर अपन 20 से 25 में आता है तो अपन करते हैं 21 दिन। उसके बाद में ये भी एक सिंचाई की अवस्था है, दूसरी वो आ जाएगा आपके फूटान के समय, तीसरी अवस्था है इसके अंदर आ जाएगा वृद्धि के समय, और चौथी अवस्था आती है आपके पुष्पन के समय। और पुष्पन का समय अगर पूछा आता है तो ये ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, 20 से 25, 40 से 45, 60 से 65 और 80 से 85, और ये अपन बता सकते हैं कि कौन सी अवस्था कितने दिन पर होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपकी बाजरे की उन्नत फसल से उपज प्राप्त होती है, तो बाजरे का जो आंसर आएगा वो तो अपने आ जाएगा 15 से 20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा भी गया है। अब यहाँ पर आपने गेहूं को ही पूछा जा सकता है या आपने धान का ही पूछा जा सकता है, तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे, ये आएगा आपके धान के अंदर, धान की उपज प्रति हेक्टेयर कितनी है, 35 से 50, और ये आपके ऑप्शन रह जाएगा, ये रह जाएगा आपके गेहूं के अंदर 40 से 50। और उसके बाद में जो अपनी बाकी की सीरियल्स बचती हैं वो आ जाएगा 30 से 40। जैसे आपको मक्का में पूछा जाता है तो मक्का की उपज कितनी होती है, 30 से 40। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, मैड सल्फ्यूरॉन किसके नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है, गेहूं साग के अंदर, वैसे आपके लिए गेहूं साग के लिए क्या प्रयोग करते हैं, गेहूं साग के अंदर अपन पढ़ते हैं तो वहां पर अपने सीधा सा जाता है वो होता है आइसोप्रोटीरोन, लेकिन गेहूं साग में आइसोप्रोटीरोन के प्रति प्रतिरोधिता आने के कारण से क्या प्रयोग किया जाता है, उसकी जगह आइसोप्रोटीरोन की जगह वो आएगा मैड सल्फ्यूरॉन। तो आपके क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, गेहूं साग में प्रतिरोधकता मैड उसके आइसोप्रोटीरोन के प्रति प्रतिरोधकता आने के लिए कौन सा शाकनाशी उसकी जगह काम में लिया जाता है, तो मैड सल्फ्यूरॉन। अगर ये पूछा जाता है कि आपके आइसोप्रोटीरोन का रिप्लेसर कौन है, तो मैड सल्फ्यूरॉन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आपकी मक्का की बीज दर, तो मक्का की बीज दर के अंदर अपने सिंपली अगर पूछा आता है तो अपने को क्या करना है, 20 से 25 किलोग्राम करना है। और अगर आप वो कंपोजिट संकुल की पूछता है तो संकुल के अंदर अपने को क्या कर देना है, 18 से 20।
अगर आपके ये ऑप्शंस नहीं होते हैं तो बीज दर को अपन कभी भी ऐसा नहीं है कि कम करें, वहां पर आ जाएगा आपके 25 से 30। अगर सिंपल डायरेक्टली पूछा जाता है तो 20 से 25। इसके बाद में जो लास्ट आपके अनाज वाली फसलों का जो क्वेश्चन है वो है अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक वसा होती है। तो यहाँ पर आपके 3 चीजें बता देता हूँ। सर्वाधिक वसा भी बाजरे के अंदर होती है, सर्वाधिक जिंक भी बाजरे में होता है और सर्वाधिक आयरन भी बाजरे के अंदर होता है। तो दोस्तों ये थे अपने जितनी भी अनाज वाली फसलें थी उनके सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो बाकी क्रॉप्स बचती हैं उनका मैं अभी जल्दी ही आपके अपलोड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।